हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आप में से कुछ लोगों ने डिमांड करी थी कि मैं पॉलो फ्रेरे के बारे में आपको एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करवाऊं। तो आज हम पॉलो फ्रेरे को ही डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर। भले ही आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हो या एमएड का एग्ज़ाम दे रहे हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बोली हैं, जो इम्पॉर्टेंट बुक्स इनके द्वारा दी गई हैं, वो सारी आज हम डिस्कस करेंगे। So Paulo Freire was born on September 19, 1921 in Recife, Brazil, into a middle class family. एक मिडिल क्लास फैमिली से ये बिलोंग करते थे। इनकी डेट ऑफ बर्थ 19 सितंबर 1921 है और एंड ही डाइड ऑन 2 मई 1997। तो ग्रेट डिप्रेशन जब आया था 1930s में ब्राज़ील में, तो उसमें इनकी फैमिली बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुई थी, एज़ वो एक सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस का पीरियड था। जीडीपी डिक्लाइन हो गई ब्राज़ील की, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, बहुत ही प्रॉब्लम्स वहाँ के लोगों को, बहुत ही हार्डशिप्स देखनी पड़ी। तो वही चीज़ें जो है इनके एजुकेशनल वर्क में भी दिखती हैं, क्योंकि इन्होंने अपने एजुकेशनल वर्क में यही बताया है कि कैसे जो ऑप्रेस्ड लोग हैं, जो डोमिनेटिंग क्लास होती है, वो उन्हें और ज़्यादा ऑप्रेस्ड बनाती है, और शिक्षा एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू वो जो है इस ऑपरेशन को ख़त्म कर सकते हैं। तो यही सारी बातें इन्होंने बोली हैं। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हैं, वो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ईजिली आंसर भी लिख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो आपके लिए इक्वली हेल्पफुल होंगी। So despite these challenges, Freire pursued his education, studying law, philosophy, psychology। ये सारी चीज़ें इन्होंने पढ़ी। इनको बहुत से फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने पड़े, फिर भी इन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। और शुरू में ये पोर्टुगीज़ पढ़ाते थे स्कूल स्टूडेंट्स को, पर बाद में इनका फोकस जो है वो एडल्ट एजुकेशन की तरफ शिफ्ट हो गया। Ferrer's experiences with poverty and his observation of the social and educational disparities in Brazil led him to develop a critical perspective on education. He believed that traditional education system often reinforced social inequalities and that a more inclusive dialogical approach was necessary to empower marginalized communities. इन्होंने ये देखा कि जो गरीबी है उसकी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जो भी डिस्पैरिटीज हैं, यानी कि जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है ना, जिसमें सिर्फ टीचर ज्ञान दिए जा रहे हैं और बच्चे लिए जा रहे हैं, उन चीज़ को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है और ज़्यादा री हो रही है। तो इसलिए नेसेसरी है कि हम बच्चे को क्रिटिकली सोचना सिखाएं, यानी कि एक आलोचनात्मक चेतना की जो इन्होंने बात करी थी, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इनके द्वारा। क्रिटिकल पेडागोजी की बात करी है इन्होंने, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करी है कि बच्चा उस चीज़ को क्वेश्चन करे। So his work gained international recognition, particularly through his seminal book Pedagogy of the Oppressed, published in 1968। इन्हें बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली अपने इस बुक के लिए, पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड। और पेडागोजी ऑफ होप बुक जो है इनकी बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो पॉलो फ्रेरे द्वारा लिखी गई है। इसमें इन्होंने बता रखा है कि कैसे एजुकेशन और पावर और सोशल चेंज एक दूसरे से रिलेटेड है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इन्होंने दी है, जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है: क्रिटिकल पेडागोजी, कंसेंटाइजेशन, कल्चर सर्कल, प्रैक्सिस, डायलॉग टीचिंग एंड बैंकिंग मेथड। इनके एजुकेशनल थॉट्स की अगर हम बात करें, so Ferreira's educational philosophy centers around the concept of critical pedagogy, which emphasizes the role of education in fostering critical consciousness, which is known as conscientization and social transformations। तो इन्होंने क्या बोला कि बच्चे के अंदर क्रिटिकल एक थिंकिंग होनी चाहिए, वो हर चीज़ को क्वेश्चन करे, उस चीज़ को समझे, जिससे उसके अंदर एक चेतना आएगी, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस आएगी, जिसकी वजह से ही समाज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो पाएगा। इन्होंने जो पुराना ट्रेडिशनल हमारा मॉडल था, उसको पूरी तरीके से नकारा है कि ये बच्चे को लेथार्जिक बनाता है, ये बच्चे को पैसिव बनाता है, और इसको हमें चेंज करना चाहिए और क्रिटिकल अप्रोच रखनी चाहिए। So some key aspects of Freire's educational thoughts include dialogical education. Freire believed that education should be a collaborative process between teachers and students, where both parties engage in dialogue and learn from each other। फ्रेरे ने क्या बोला कि एजुकेशन क्या है, कोलैबोरेटिव प्रोसेस होनी चाहिए टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, जहाँ दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ बातचीत से,
जैसे अगर आप पुरानी चीजें भी देखें तो सॉक्रेट्स, एरिस्टोटल, ये सारे क्या करते थे, विद्वतापूर्ण बहस जिसे बोलते थे वो होती थी। कि ऐसा नहीं होना चाहिए, शिक्षा कभी भी इस तरीके से नहीं मिलती है कि अगर टीचर कुछ बोले जा रहा है हम उसे मानते जाएं, तो वो तो एक रोट लर्निंग होगी। रियल शिक्षा तभी मिलेगी जब आप डायलॉग्स के जरिए, जब आप बातचीत के जरिए चीजें सीखना चाहेंगे, जहां पर दोनों इक्वली एक्टिव होने चाहिए। This contrasts with the banking model of education where knowledge is deposited into passive students by authoritative teacher. ये बिल्कुल विपरीत था उसके किसके, बैंकिंग मॉडल के। पॉलो फ्रेरे ने ही बैंकिंग मॉडल की बात करी। उन्होंने क्या बोला कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम बैंकिंग मॉडल की तरह, जैसे बैंक में हम पैसे भरते जाते हैं और जो बैंक वाला होता है वो लेता जाता है, उसी प्रकार से जो अथॉरिटेटिव टीचर है, यानी कि जो आधिकारिक टीचर है, जो आधिपत्य जमाता है अपना बच्चे के ऊपर कि मैं ही पावरफुल हूँ, वो टीचर क्या करता है, बच्चे के अंदर नॉलेज को, जैसे पैसे हम भरते जाते हैं वैसे भरता जाता है, और बच्चा उस चीज को कभी क्वेश्चन नहीं करता है। तो इन्होंने बोला कि बैंकिंग मॉडल नहीं होना चाहिए, उसको अपोज करके इन्होंने जो चीज दी थी वो थी प्रॉब्लम पॉजिंग एजुकेशन, की शिक्षा ऐसी हो कि बच्चे को क्रिटिकली थिंक करना सिखाए। Instead of memorizing facts, students should be encouraged to think critically about their reality and engage in problem solving. कि फैक्ट्स को रट्टा मारने की बजाय जो बच्चा है क्रिटिकली सोचे, चीजों को समझे और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। This approach fosters critical thinking and empowers students to take an active role in their learning and in transforming their society. अगर वो ऐसा करते हैं, इस अप्रोच से क्या होगा कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आएगी और वो चीज़ बच्चे को एम्पावर करेगी कि वो लर्निंग में एक्टिवली अपना रोल कर सके, और जिससे जब वो चीज़ों को क्वेश्चन करना सीख जाएंगे ना, तो सोसाइटी में जो भी एविल्स है वो उन्हें भी क्वेश्चन करेंगे, जिसकी वजह से सोसाइटी में चेंज आएगा। नेक्स्ट जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वो था प्रैक्सिस। फ्रेरे emphasized the importance of praxis, the interplay between reflection and action. Praxis is basically practical, कि हम बच्चों को उस चीज़ों के बारे में सिखाएं कि वो एक्शन लेना सीखें। He argued that education should not only involve understanding the word but also taking action to change it. कि हम सिर्फ फिलोसफिकली बातें ना करें, प्रैक्टिकली उस चीज़ को अप्लाई भी करें, तो वो प्रैक्सिस से पी से प्रैक्सिस, पी से प्रैक्टिकल आप याद रखेंगे तो इजीली चीज़ों को समझ पाएंगे। This aligns with his view that education is inherently political. Conscientization का इन्होंने concept दिया। Central to Freire's philosophy is the concept of conscientization. Conscientization basically the critical consciousness हो, the process of developing a critical awareness of one's social reality through reflection and action. This awareness enables individuals to recognize and challenge oppression and inequality. यानी कि बेसिकली बात वही है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगी, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको क्रिटिकली क्वेश्चन करना सीखे, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स क्या हो गए कि अपने साथ हो रहे अगर कुछ भेदभाव हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है, तो उसको समझ पाएंगे और उसके खिलाफ भी जो है आवाज़ उठा पाएंगे। नेक्स्ट इज बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि फ्रेरे क्रिटिसाइज्ड ट्रेडिशनल एजुकेशन फॉर ट्रीटिंग स्टूडेंट्स एज अ पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज। कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि बच्चा पैसिव है और टीचर एक्टिव है, जो जैसे टीचर क्या डिपॉजिट करे जा रहा है इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के अंदर और एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा उसे क्वेश्चन ना करे। तो वो उस चीज़ को उन्होंने अपोज किया कि पहले ऐसा होता था, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसकी जगह प्रॉब्लम पॉजिंग एजुकेशन होनी चाहिए। Freire argued that this approach stifles creativity and critical thinking, कि इससे क्या होगा कि ये चीज सप्रेस कर देगी, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर छोटा बच्चा कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है और आप उसे वहीं पर रोक देते हो कि तुम मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तुम अपने टीचर से क्वेश्चन पूछोगे, ऐसी बात अगर आप बोल देते हो तो फिर वो फ्यूचर में कभी उस चीज को क्वेश्चन नहीं करेगा कि मुझे फिर से डांटा जाएगा। तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग होगी वो दब जाएगी। इसीलिए इन्होंने ट्रेडिशनल मॉडल को अपोज किया। Next term is culture of silence. Freire described how oppressed individuals often internalize negative views of themselves imposed by the dominant culture, leading to a culture of silence. फ्रेरे ने क्या बोला कि oppressed जो individuals होते हैं ना, तो जो डोमिनेटिंग लोग होते हैं, जो कि पावर में लोग होते हैं, वो उन्हें क्या फील करवाते हैं कि ये उन्हीं का फेट है, उनकी डेस्टिनी ऐसी है कि उनकी किस्मत में यही लिखा है। तो जो ऑप्रेस्ड इंडिविजुअल्स वो खुद को ही नेगेटिव व्यूज लाने लगते हैं कि हाँ शायद मेरी ही किस्मत ऐसी होगी, जैसे आपने बहुत से लोगों को सुना होगा। So this silencing prevents them from voicing their experiences and challenging their oppression. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एक साइलेंस का कल्चर आ जाता है कि वो आवाज ही नहीं उठाते उनके खिलाफ, मतलब जो लोग उन्हें
ऑप्रेस्ड फील करवा रहे हैं या जो लोग डोमिनेटिंग है, जो लोग उनको हैरेस कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो आवाज़ ही नहीं उठा पाते हैं। So education, according to Freire, should break this silence and empower individuals to speak out. तो फ्रेरे ने क्या बोला कि ये जो कल्चर ऑफ साइलेंस आ गया है, इसको कौन तोड़ सकता है? एजुकेशन। क्योंकि जब लोग शिक्षित होंगे, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता होगा, तो वो उस चीज़ को क्वेश्चन करेंगे कि कोई हमारे साथ भेदभाव कैसे कर सकता है। तो उससे क्या होगा कि ये जो साइलेंस का कल्चर है, ये टूटेगा। Next is generative themes. Freire is advocated for using generative themes, issues that are deeply relevant to the learner's lives as starting point for education. Freire ने क्या बोला कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो बच्चे की रियल लाइफ से कनेक्टेड हो, जिससे उस बच्चे को वो शिक्षा मीनिंगफुल लगेगी और वो ज्यादा एंगेज्ड फील करेगा। नेक्स्ट इज कल्चर सर्कल, जो मैंने आपको बताया ही, अ डायलॉग बेस्ड अप्रोच टू लर्निंग एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन where individuals share experiences, analyze themes, and plan actions to address contradictions and promote social change. कल्चर सर्कल क्या है कि जैसे हम एक सर्कल में होते हैं तो हर कोई एक दूसरे को, अगर हम किसी सर्कल में बैठे हैं तो हर किसी के आमने सामने है ना, हमें हर कोई आमने सामने दिखता रहता है। तो उसी तरीके से कि अगर जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ, तो हम इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, फिर थीम्स को एनालाइज करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ही कोई एक्शन प्लान करते हैं कि अगर कुछ चेंज लाना चाहते हैं हम। तो इसकी स्टेजेस होती हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन होती है सबसे पहले कि क्या टॉपिक है, हम किस चीज़ के बारे में बात करें, फिर उसके बेसिस पर हम थीम निकालते हैं, थीमेटाइजेशन। फिर उसके बाद हम उस चीज़ को कोडिफाई करते हैं कि अच्छा ये ऐसे होनी चाहिए, फिर डी कोड की इस सीक्वेंस में चलेगी ये, फिर उस चीज़ पर एक्शन लेते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन आपको यहाँ से यही पूछा जाता है कि कल्चर सर्कल का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, और इसका मतलब क्या होता है कि जब ये डायलॉग बेस्ड अप्रोच है जहाँ पर इंडिविजुअल्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। जैसे अगर हम एजुकेशन सिस्टम में बात करें तो टीचर्स, स्टूडेंट्स और जो भी कम्युनिटी के लोग हैं वो एक साथ मिलकर किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, एक सोशल चेंज के लिए काम करेंगे। की आइडियाज अगर हम इनकी बात करें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर, इन्होंने क्या बोला है, तो ये बोलते हैं फ्रेरे बिलीव दैट स्टूडेंट्स शुड बी एम्पावर्ड टू टेक एन एक्टिव रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। तो जो चीज़ इन्होंने शुरू से बोली है कि चाइल्ड सेंटर यानी कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए। ही एडवोकेटेड फॉर अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, जहाँ पर लर्नर्स को एनकरेज किया जाए कि वो क्वेश्चन करें, चैलेंज करें चीज़ों को, और जब क्वेश्चन करेंगे और चैलेंज करेंगे चीज़ों को तो वो खुद ही नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच में ये बिलीव करते थे। नेक्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग, कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आए। फ्रेरे एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ही बिलीव दैट स्टूडेंट्स शुड बी इक्विप्ड टू एनालाइज सिचुएशंस, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड डेवलप सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये बोलते थे कि बच्चे को पैसिव नहीं रहने देना है, बच्चे को एक्टिव बनाना है कि वो क्रिटिकली चीज़ों के बारे में सोच सके। अब जब सोच पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पाएगा, तो जिससे उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आएंगी, ताकि बच्चे सिचुएशंस को एनालाइज कर सकें, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें और सॉल्यूशंस ला सकें। नेक्स्ट इज डायलॉग एंड कोलैबोरेशन। फ्रेरे एडवोकेटेड फॉर डायलॉग एंड कोलैबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड द कम्युनिटी। कि एक जो कल्चर सर्कल की बात भी मैंने करी थी कि स्टूडेंट, टीचर्स एंड कम्युनिटी के बीच में कोलैबोरेशन होनी चाहिए, ये अलग नहीं है एक दूसरे से। जो आज स्टूडेंट है वही कल टीचर भी बन सकता है और वो एक कम्युनिटी का पार्ट भी है, तो दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो उनके बीच कोलैबोरेशन होना चाहिए। ही बिलीव्ड that learning is a collective process that should involve mutual respect, trust and understanding। कि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट ही टीचर की रिस्पेक्ट करे, बल्कि टीचर को भी स्टूडेंट की इक्वल रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसे इक्वल दर्जा देना चाहिए, कोलैबोरेटिवली चीज़ें सीखनी चाहिए। नेक्स्ट इज कंटेक्चुअल लर्निंग की इन्होंने बात करी कि कॉन्टेक्स्ट ऐसा नहीं है, अब मैं अगर थर्ड के बच्चे को कुछ रॉकेट साइंस से रिलेटेड पढ़ा दूँ या एटॉमिक साइंस से रिलेटेड पढ़ा दूँ, उसे समझ नहीं आएगी। तो कॉन्टेक्स्ट ठीक होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए स्टूडेंट की लाइफ से और उनके एक्सपीरियंसेस से। वही चीज़ मैं अगर किसी बड़े बच्चे को पढ़ाऊंगी तो उसे अच्छा भी लगेगा और समझ भी आएगा। सो टीचर ही एनकरेज्ड टीचर्स टू यूज रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड सिनेरियोज टू इलस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स, ताकि बच्चे को चीज़ें थोड़ी ईजी करके बतानी है, रियल लाइफ से रिलेट करके बताओगे तो ईजिली चीज़ें बच्चा समझ जाएगा। Social justice, Ferreira's approach aim to promote social justice and challenge oppressive system। जैसे मैंने आपको बताया था इनकी पेडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड जो बुक थी उसमें इन्होंने यही बात करी कि हमें इस सिस्टम को चैलेंज करना आना चाहिए। जो डोमिनेटिंग क्लास है वो गरीबों को और दबाने की कोशिश करेगी क्योंकि इससे उन्हें फायदा मिल रहा है, लेकिन जब वो गरीब लोग जो है वो ऑप्रेस्ड लोग हैं, जब वो एजुकेट हो जाएंगे तब उन्हें पता होगा कि उनके अधिकार क्या है और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे।
He believed that education should empower students to become active citizens capable of transforming their communities and society. जैसे इनके बहुत फेमस कोटेशंस भी हैं कुछ, और उनमें से कुछ मैंने ऐड करी है यहाँ पे। जैसे एजुकेशन इज फ्रीडम, इन्होंने बोला कि शिक्षा से ही आज़ादी मिलती है, शिक्षा ही आज़ादी है, तो ये चीज़ होगी। तो अगर आप इन्हें डीप में एनालाइज करेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। मैं सिर्फ आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ, और अगर ये 16 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप इन कोटेशंस को भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। जैसे इन्होंने एक और बात बोली थी, हुएवर टीचेस लर्न्स इन द एक्ट ऑफ टीचिंग एंड हुएवर लर्न्स टीचर्स इन द एक्ट ऑफ लर्निंग। तो ये भी काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने बोली हैं। कुछ इनके मेजर वर्क्स एंड बुक्स हैं, तो पेडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड जो इनकी बुक थी बहुत ही फेमस हुई थी। दिस बुक इज कंसीडर्ड फ्रेरे's मास्टरपीस एंड इंट्रोड्यूस्ड हिज क्रिटिकल पेडागॉजी का कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने इसी बुक में दिया था। ही आर्ग्यूज दैट ट्रेडिशनल एजुकेशन परपेचुएट्स ऑपरेशन एंड ऑफर्स द रिवॉल्यूशनरी अप्रोच टू एम्पावर द मार्जिनलाइज्ड। मतलब बेसिक सी बातें जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ वही इसमें लिखी हैं, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी यहाँ पे। पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन बुक इनकी 1985 में आई थी। दिस बुक एक्सप्लोर्स द पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन एंड रोल ऑफ टीचर इन प्रमोटिंग सोशल चेंज। जैसे मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने बोला सर्कल में हम सब काम करते हैं कि जो टीचर ही है वही सोशल चेंज लाएगा, टीचर ही बच्चे को एजुकेट करेगा स्टूडेंट को, तो जिससे स्टूडेंट जो है वो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा पाएगा, और जो ऑपरेस्ड लोग हैं वो उस ऑपरेशन से बाहर निकल पाएंगे। Freire argues that education is a political act that should aim to transform society. कि जो एजुकेशन का बेसिक एम सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना ही होना चाहिए। एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस जो कि 1974 में आई थी बुक। दिस बुक फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल कॉन्शियसनेस एंड इट्स रिलेशनशिप टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, कि कैसे अगर हमें हमारे अंदर चेतना होगी, आलोचनात्मक चेतना होगी, तो हम कैसे सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। Freire provides practical strategies for teachers to foster critical thinking and problem solving skills, कि कैसे हम problem solving skills और critical thinking एक इंसान के अंदर ला सकते हैं। इनकी बुक थी Power of Culture जो कि 1998 में आई थी। This book examines the role of culture in shaping our understanding of the world and ourselves, कि कैसे culture से ही हम खुद को shape up करते हैं। Freire argues that culture is a powerful tool for social transformation and should be harnessed to promote social justice. तो बेसिकली अगर हम देखें तो इन्होंने सोशल जस्टिस की, इक्विटी की, इक्वालिटी की, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने की यही सारी बातें अपनी बुक्स में कही हैं। टीचर्स एज कल्चरल वर्कर्स, क्योंकि कल्चर को भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी है, तो दिस बुक हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचर्स एज कल्चरल वर्कर्स इन प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन लिबरेशन। Freire argues that teachers should be empowered to become agents of social change. टीचर्स क्या हैं? एजेंट्स हैं सोशल चेंज के। इनकी जो कुछ बुक्स हैं उनकी फोटोग्राफ्स जो है वो मैंने इसमें ऐड करी है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। कुछ और जो इनका वर्क था, जैसे कि एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी 1989 में आया था। द इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्ट ऑफ रीडिंग 1989। लेटर्स टू दोज हु डेयर टीच, तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ें थी जो कि 1993 में इनका ये काम आया था। So Freire's critical pedagogy approach has had a profound impact on education. कल भी था, आज भी है, और आने वाले समय में भी इसका बहुत इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि ये आज भी हम क्या बोलते हैं बच्चे को, कोई भी टीचर क्या बोलता है कि जितना आप क्वेश्चन पूछोगे, जितना आप चीज़ों को क्वेश्चन करोगे, उतनी चीज़ें आपको क्लियर होगी। क्योंकि हमारे एक सर भी बोलते थे, शायद मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है, कि नो स्टडी नो डाउट। तो अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, इसका मतलब जैसे कि अगर वो अगले दिन हमसे पूछते थे कि क्या क्वेश्चन है, और अगर कोई बोलता था कि कोई क्वेश्चन है, तो बोलते थे इसका मतलब तुमने पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अंदर हमेशा क्वेश्चन आता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि इन्होंने बोला कि बच्चे को क्वेश्चन करनी आनी चाहिए, चीज़ क्रिटिकली सोचे वो चीज़ों के बारे में। हिज वर्क कंटिन्यूज टू इंस्पायर सोशल जस्टिस मूवमेंट्स, क्रिटिकल रेस थियोरी एंड फेमिनिस्ट पेडागॉजी। By empowering students, promoting critical thinking, and fostering social justice, Freire's philosophy remain a beacon of hope for more equitable and just society. So basically जो भी ये लिखा है उसका क्रक्स यही है कि फ्रेरे का जो वर्क था वो हमारे मतलब सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ किया। क्या होना चाहिए वो बोला, ताकि हम एक इक्विटेबल और जस्ट सोसाइटी बना सकें। अगर हम इनकी बातों को कंक्लूड करें, so what he said is, Paulo Freire's contribution to educational theory have had a profound impact on how education is understood and practiced, particularly within marginalized communities. क्योंकि इन्होंने खुद वो फील किया था कि कैसे जब ऑपरेस्ड लोगों को दबाया जाता है, तो ज़्यादा काम इन्होंने उसी पे किया, इसीलिए इनकी बुक भी फेमस हुई, पेडागॉजी ऑफ ऑपरेस्ड, क्योंकि जो चीज़ हम खुद फील करते हैं उसके बारे में बहुत अच्छा लिख पाते हैं।
His critique of traditional education system and his advocacy for a more dialogical, participatory and empowering approach continue to resonate in contemporary educational discourse. आज भी ये contemporary word में भी इतना ही equally useful है, जैसे मैंने आपको already बताया कि traditional education system को जो इन्होंने critique किया कि उसको नकारा, वो चीज़ आज भी उतनी ही useful है कि आज भी वही बोलते हैं कि problem causing education होनी चाहिए. Freire's concepts such as banking model of education, conscientization, and the dialogical method challenge educators to rethink their practices and strive for a more just and equitable society. His thoughts on child-centered education, though primarily applied to adults, offer valuable insights into creating learning environments that respect and empower young learners. Like पहले इन्होंने adult education पे काम किया, फिर इन्होंने बताया कि child centered education होनी चाहिए. तो जो इन्होंने banking model of education दिया, conscientization की बात करी, dialogical method की बात करी, तो उससे society में एक change आता है कि educators जो होते हैं वो रीथिंक करते हैं कि क्या प्रैक्टिसेस उन्हें क्लास में लानी चाहिए जिससे बच्चे के अंदर वो वैल्यूएबल इंसाइट्स, क्रिएटिव लर्निंग एनवायरनमेंट उनके लिए एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट कर सके. Ultimately, Ferreira's legacy lies in his belief that education is a tool for liberation and social change. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि उन्होंने बोला एजुकेशन इज अ फ्रीडम. तो वही चीज़ है कि उन्होंने बोला कि शिक्षा जो है एक तरीके का हथियार है जिससे हम सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं. A view that continues to inspire educators and learners around the world to strive for more inclusive and equitable future. कि इन्होंने बोला कि सोसाइटी में किस तरीके से जो इनका काम है ना, अगर हम उसको फॉलो करें तो हम एक इक्विटेबल जस्ट सोसाइटी बना सकते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे सोसाइटी में चेंज आ सकता है. सो बेसिकली इन्होंने यही इंपॉर्टेंट बातें कही. ये जो की वर्ड्स है ये आपको याद रखने हैं, इसके बेसिस पर ही आपके क्वेश्चंस होंगे और इसके बेसिस पर ही आप एक लॉन्ग आंसर टाइप जो है लॉन्ग आंसर भी फ्रेम कर पाओगे. सो आई जस्ट होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस. बाकी किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो.